हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है साइबर सिक्योरिटी और मॉलवेयर के रिलेटेड। क्या है साइबर सिक्योरिटी, क्या है मॉलवेयर, कौन कौन से टाइप्स ऑफ मॉलवेयर हैं हमारे पास, वो सब आज के लेक्चर में हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। साइबर वर्ड साइबर जो है, कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हो उसको हम साइबर के नाम से जो है पुकारते हैं। साइबर एज अ प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं। देखिए साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, फिर कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी होती है वो प्रैक्टिस जिसमें हम अपने कंप्यूटर्स को, ठीक है, किस अपने कंप्यूटर्स को, अपने सर्वर्स को, अपने मोबाइल फोन्स को या फिर अपने इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, नेटवर्क को या फिर डेटा को किसी भी मलेशियस अटैक से बचाते हैं। कोई अनअथॉराइज्ड अटैकर अगर हमारे कंप्यूटर्स पे, नेटवर्क पे या फिर डेटा पे जो है हमला करना चाहता है, उसका ग्रैब करना चाहता है, उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो अगर हम उसकी हिफाजत करते हैं उसे हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। इसके और भी कुछ नाम है, जैसे इसको हम कभी कभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी कहते हैं या कभी कभी हम इसको आईटी सिक्योरिटी कहते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी भी आप कह सकते हैं, या फिर इसको कभी कभी हम इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी हो, आईटी सिक्योरिटी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो या कंप्यूटर सिक्योरिटी हो, ये एक ही बात है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको हम साइबर से पुकारते हैं, और साइबर के रिलेटेड जो भी सिक्योरिटीज़ है वो हमारे साइबर सिक्योरिटी में आते हैं। ऑगस्ट किरचॉफ को माना जाता है फादर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब देख लीजिए, ये जो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी है ये ब्रॉडली इसमें हमारे पास और भी टाइप्स है, लेकिन ब्रॉडली ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। सबसे पहले नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी कि नेटवर्क को बचाना, आपके नेटवर्क के साथ कोई अनअथराइज्ड पर्सन छेड़छाड़ ना करे, आपकी नेटवर्क को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए हमारे पास सिक्योरिटी रहती है। जैसे हमारे पास फायरवॉल्स रहते हैं, जैसे हमारे पास जो है और भी डिवाइसेस रहते हैं जिनकी वजह से जो है हमारे नेटवर्क को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसके बाद एप्लीकेशन, जो आपके पास सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, कीमती सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो उनको बचाने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए हम सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं, उससे हम कहते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी। और उसके बाद इंफॉर्मेशन, जो आपके पास डेटा होती है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, उसको बचाने के लिए जो हम सिक्योरिटी इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। याद रखें, आजकल न्यूज़ में बहुत ज़बरदस्त जो है हॉट टॉपिक बनी हुई है मून लाइटिंग, ठीक है। इस मून लाइटिंग के बारे में आपको बता दूं कि आईबीएम ने रिसेंटली 300 एम्प्लॉयज़ को शेड किया है, यानी कि 300 एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी से निकाल दिया है। रीज़न है मून लाइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, जो है जनरल नॉलेज के एंगल से भी या फिर आपको कंप्यूटर के एंगल से भी पूछा जा सकता है। मून लाइटिंग क्या होता है? मून लाइटिंग होता है कोई भी एम्प्लॉय जो अपनी कंपनी में रह के दूसरी कंपनी को जो है फायदा पहुंचाता है, यानी कि अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन दूसरी कंपनी को दे देता है, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर में जो है उसके लिए एक स्पेशल टर्म जो है इन्वेंट हो गई है, जिसको हम मून लाइटिंग कहते हैं। तो मून लाइटिंग के लिए आईबीएम ने 300 एम्प्लॉयज़ को रिसेंटली शेड किया है। तो यही इसके लिए हमारे पास एक सिक्योरिटी रहती है जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अगर आपने देखा होगा, जो भी बच्चे जिन्होंने आईटी कंपनीज में काम किया होगा उनको पता होगा कि जब भी हम आईटी कंपनी में एक्सेस लेते हैं तो हमारे पास एक एक्सेस कार्ड होता है, ठीक है, सेंसर बेस्ड कार्ड होता है, और वहाँ पे हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन हम अंदर लेके नहीं जा सकते, यानी कि हम कोई जो है पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव्स वगैरह, कोई डिस्क ड्राइव वगैरह, हम कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं लेके जा सकते हैं कंपनी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए कंपनी को जो सिक्योरिटी चाहिए उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसके बाद आता है हमारे पास ऑपरेशनल सिक्योरिटी। ऑपरेशनल सिक्योरिटी होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जब होती है उसमें जो है डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, कौन सा डिसीजन लिया जाए उसके रिलेटेड जो है हमारे पास एक हायरार्की होती है। उस हायरार्की के साथ छेड़ना, यानी कि उस कंपनी का जो मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि किस तरह से काम करता है, कौन सी हायरार्की पे किसको कौन सा एक्सेस है, उसके साथ अगर छेड़छाड़ की जाए तो उसको हम कहते हैं, उसको बचाने के लिए जो है उसको हम कहते हैं ऑपरेशनल सिक्योरिटी। किस तरह से काम करती है कोई कंपनी, अगर उसके साथ छेड़छाड़ की जाए उसको बचाने के लिए हम कहते हैं ऑपरेशनल सिक्योरिटी। ये हमारे पास कुछ ब्रॉड टाइप सब सिक्योरिटी जो हम साइबर सिक्योरिटी में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ थ्रेट्स रहते हैं, कॉमन थ्रेट्स हैं। मेनली हमने इनको 3 टाइप्स में जो है डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम क्या होता है? ये एक शख्स होता है, सिंगल एक्टर। एक्टर का मतलब यहाँ सलमान खान नहीं है, कोई भी शख्स जो आपके कंप्यूटर्स वगैरह के साथ छेड़छाड़ करता है। सिंगल एक्टर हो या फिर ग्रुप्स में ये हो सकते हैं,
टारगेटिंग द सिस्टम फॉर फाइनेंशियल गेन, ये आपके सिस्टम को टारगेट करते हैं क्योंकि इनको फाइनेंस चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल गेन के लिए ये काम करते हैं, इनको पैसे चाहिए आपसे, और टू कॉज डिस्ट्रप्शन, या आपके सिस्टम के साथ जो है आपके सिस्टम को बिगाड़ना चाहते हैं, ख़राब करना चाहते हैं आपके सिस्टम को। इनका यही मकसद होता है, यानी कि इनका सीधा मकसद होता है आपको नुकसान पहुंचाना। इसको हम कहते हैं साइबर क्राइम। ठीक है, ये क्राइम माना जाता है। कंप्यूटर के साथ ही, आपके कंप्यूटर के साथ, आपके आईटी टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी छेड़छाड़ करता है, उसका मकसद ये होता है कि या तो पैसे उसको चाहिए या फिर आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं साइबर क्राइम। दूसरा साइबर अटैक, ये एक और टर्म है। साइबर अटैक होता है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। मान लीजिए हमारे पास जो है हमारे कुछ लोग होंगे जो दूसरे, फॉर एग्जांपल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के से जो है उससे इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, तो वो कुछ लोगों को हायर करते हैं और पता करते हैं कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, वो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसको हम कहते हैं साइबर अटैक। या कभी कभी एक कंट्री जो है अपने दुश्मन कंट्री के से जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं और कंप्यूटर के थ्रू ही ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, हैकिंग के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसको हम कहते हैं साइबर अटैक। लेकिन ये इसमें याद रखिएगा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है। ठीक है, तीसरा है हमारे पास साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म क्या होता है? इंटेंट टू अंडरमाइन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू कॉज पैनिक और फेयर, आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ललकारना। ठीक है, किसी भी कंट्री या किसी भी जो है शख्स के इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, उसको ललकारना और उसमें जो है पैनिक वगैरह क्रिएट करना। आपने देखा होगा कभी मूवीज वगैरह में जो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में है, उसमें कोई जो हैकर अटैक करता है तो फिर वो डेंजर साइन उनके स्क्रीन पे जो है पॉपअप हो जाती है। वो क्या होता है? उनमें पैनिक क्रिएट करना, उनमें फेयर क्रिएट करना। ठीक है, तो इसका मकसद होता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को या आपकी आईटी टेक्नोलॉजी को ललकारना, इसको हम कहते हैं साइबर टेररिज्म। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास मॉलवेयर्स। हमारे पास जो मलेशियस सॉफ्टवेयर्स है वो किस किस तरह के हो सकते हैं, जो हमारे पास जो आईटी टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास कंप्यूटर्स है, जो हमारे पास डेटा है, उसके साथ जो छेड़छाड़ करते हैं, वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं मॉलवेयर। क्या होता है मॉलवेयर? ये हमारे पास एक शॉर्ट टर्म है मॉलवेयर, लेकिन असल में इसकी टर्म है मलेशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, umbrella term that describes all forms of malicious software designed to wreak havoc on computers। आपके कंप्यूटर्स में एक हैवॉक क्रिएट करना, आपके कंप्यूटर सिस्टम में तहस नहस करना है आपके कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, उसमें हलबली मचाना, उसमें हलचल मचाना, उसको हम कहते हैं मॉलवेयर। ठीक है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म मतलब इसके अंडर सब टर्म्स आते हैं जो हम सारी चीज़ें आगे देखेंगे। तो क्या है मलेशियस सॉफ्टवेयर या मॉलवेयर? ये है हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो डिज़ाइन किए गए हैं आपके जो आईटी सिस्टम है, आपके कंप्यूटर्स वगैरह है, उसमें खलबली मचाने के लिए, उसमें नुकसान पहुंचाने के लिए। सबसे पहले ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट आता है हमारे पास वायरस, जो हमने आगे पढ़ना भी है। वायरसेस एंड एंटीवायरसेस, उसको हम बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। आप ये ना समझे कि यहाँ पे हमने वायरस पढ़ा तो ये यहाँ पे खत्म हुआ। हम अच्छी तरीके से हमने ये पढ़ना है, क्योंकि ये VLW के सिलेबस में भी है और उसके साथ साथ ये FA के सिलेबस में भी है और PSI के भी सिलेबस में है शायद ये। तो ये हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आगे, वायरस एंड एंटीवायरस। अभी मैं आपको बता दूं वायरस क्या है। वायरस एक मालवेयर है, यानी कि मलेशियस सॉफ्टवेयर है। इसका एम रहता है, इसका मकसद रहता है ये या तो आपके सिस्टम को करप्ट करे, आपके डेटा को करप्ट किया जाए, यानी कि आपके पास डेटा तो है लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, आप कंप्यूटर में कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो वहां पे आपको मैसेज आता है दिस फाइल हैज बीन करप्टेड। तो ये फाइल करप्ट की गई है, यानी कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई, इसके एक्सटेंशन वगैरह के साथ छेड़छाड़ की गई, तो आप इसको ओपन नहीं कर सकते। दूसरा, या तो आपके डेटा को इरेज ही किया जाएगा, आपके डेटा को डिलीट किया जाएगा आपके सिस्टम से, और मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर सिस्टम, या फिर आपकी कंप्यूटर सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन है उसको मॉडिफाई किया जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं वायरस। दूसरा रहता है, हम इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्रीपर है, अलग क्लोनर है, जिनको हम आगे पढ़ेंगे कहाँ से आए हैं, किसने बनाए ये हम आगे पढ़ेंगे वायरस एंड एंटीवायरस में। इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा मलेशियस सॉफ्टवेयर, दूसरा मॉलवेयर, वो है वर्म। वर्म क्या होता है? वर्म दैट मॉलवेयर दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन इन्फेक्शन टू अदर कनेक्टेड कंप्यूटर्स। हमारे पास
ये एक ऐसा मलेशियस सॉफ्टवेयर है जो खुद अपने आप को रिप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज बनाता है, ठीक है, अपनी कॉपीज बनाता है, डुप्लीकेट कॉपीज बनाता है अपनी, और पूरे सिस्टम में जो है छा जाता है। आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, तो आपका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। तो ये जो आपके पास ये वर्म आता है, ये पूरे इस नेटवर्क में फैल जाता है, पूरे नेटवर्क को इन्फेक्शन कर देता है। इसको हम कहते हैं वर्म। तो वर्म में याद रखें कि ये रिप्लिकेट करता है अपने आप को, ठीक है, अपने कॉपीज बना देता है और पूरे नेटवर्क में जो है फैल जाता है, उसके बाद आपके नेटवर्क को नुकसान पहुंचाता है। एग्जाम्पल है इसकी एसक्यूएल स्लैमर है हमारे पास, जो आपके डेटाबेस को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद हमारे पास है एमएस ब्लास्टर, और तो और हमारे पास आई लव यू भी एक जो है दिल बहलाने के लिए काफ़ी है। ये आपके पास आ जाता है किसी भी सोर्स से, ईमेल के थ्रू आपको आ जाता है। तो जब आप इसको ओपन करना चाहेंगे तो आपके पूरे एक तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में, और जो भी आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होंगे उसमें ये वर्म जो है फैल जाएगा। इसलिए ख्याल रखें कभी इन चीज़ों के बहकावे में ना आए। इसके बाद आता है हमारे पास ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, ये ज्यादातर जो है पाया जाता है ट्रोजन हॉर्स। क्या है ट्रोजन हॉर्स? अपीयर्स टू बी यूजफुल सॉफ्टवेयर एट फर्स्ट ग्लांस। ये पहले पहल तो आपको बहुत जो है फायदेमंद सॉफ्टवेयर लगता है, बट विल कॉज डैमेज वंस इंस्टॉल। लेकिन जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है, ठीक है। अच्छा, ट्रोजन्स क्रिएट बैकडोर, इवन कि आपके एंटीवायरसेस तक को भी जो है, एंटीवायरस आपने जो इंस्टॉल किया उसको भी नुकसान पहुंचाता है। ये आपके सिस्टम पे एक बैकडोर जो है विंडो क्रिएट करता है, जहां से जो इसका अटैकर हुआ जिसने ये ट्रोजन आपके कंप्यूटर सिस्टम में भेजा है, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को रिमोटली दूर से ही एक्सेस कर सकता है, नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ही आपकी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। इट्स नॉट सेल्फ रिप्लिकेटिव, ये अपने आप को रिप्लिकेट नहीं करता, ये अपने कॉपीज नहीं बनाता है वर्म की तरह। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास फेक एवी ट्रोजन, इसके बाद हमारे पास है डाउनलोडर ट्रोजन, या फिर गेम थीफ ट्रोजन। ये हमारे पास 3 तरह के ट्रोजन्स हैं। इनको आपने याद रखना है, क्या है ट्रोजन, क्या है वर्म, क्या है वायरस, ये आपको पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है इससे पहले। इसके बाद है हमारे पास बॉट या फिर बॉटनेट। बॉटनेट होता है एक ऐसा मलेशियस सॉफ्टवेयर जो है अब अटैकर होता है, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को रिमोटली जो है हैंडल करता है, रिमोटली आपके कंप्यूटर सिस्टम पे जो है अपना जो है अपना अपना रोब जमाता है, अपना जो है काम करता है रिमोटली, यानी कि दूर से रह के आपकी कंप्यूटर सिस्टम पे काम करता है। अब देख लीजिए, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे दूर कहीं पे बैठा है, एक अटैकर उसने जो है एक मलेशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिया, और वहां से ही वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर हमारे यहाँ पे अब 2 टर्म्स आते हैं, कलेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स। अब ये क्या करता है, इसने बहुत सारे जो है कंप्यूटर्स को इसी तरह जो है एक्सेस किया है दूर से ही। इन कंप्यूटर्स को अपनी तरह से जिस तरह से चाहता है उस तरह से इस्तेमाल करता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता है, यहाँ पे कुछ भी काम कर सकता है। इसको, ये जो इसने नेटवर्क बनाया है, इसको हम कहते हैं बॉटनेट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स। ये जो इन कंप्यूटर्स में जहाँ पे इन्फेक्शन इसने कर दिया, जिनको ये एक्सेस कर रहा है, इसने एक नेटवर्क बना दिया, इसको हम कहते हैं बॉटनेट, ठीक है, या बॉट नेटवर्क भी कह सकते हैं। और ये जो शख्स है जो इनको रिमोटली एक्सेस कर रहा है, जो रिमोटली इस नेटवर्क पूरे बॉटनेट को एक्सेस कर रहा है, इस पे इसने जो है अपना जो हक जमाया हुआ है, इसको हम कहते हैं बॉट हर्डर। हर्डर होता है ना जो रेवड़ वगैरह चलाता है ना, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम कश्मीरी में हम उसको पहल कहते हैं, ठीक है, और शेफर्ड कहते हैं हम इंग्लिश में उसको, ठीक है, शेफर्ड हम कहते हैं उसको। तो ये हर्डर जो होता है, इस पूरे बॉट को, जो बॉट नेट को संभालता है, इसको बॉट हर्डर कहते हैं। याद रखें, ये 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। तो कलेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स को कहते हैं बॉटनेट, जिनके साथ ये छेड़छाड़ करता है, और उसके साथ जो ये शख्स होता है, जो हैकर होता है, जो कंट्रोल करता है पूरे नेटवर्क को, इसको बॉट हर्डर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है हमारे पास अर्थलिंक स्पैमर 2000, स्टॉर्म 2000 हमारे 2007 हमारे पास है, कटवेल हमारे पास, कटवेल 2007 है हमारे पास, 3VE 2018 हमारे पास इसकी एक और एग्जांपल है बॉटनेट की। इसके बाद आता है हमारे पास रैनसमवेयर, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खतरनाक मलेशियस सॉफ्टवेयर है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। मॉलवेयर दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एक्सेसिंग फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको ही अपने कंप्यूटर से जो है एक्सेस
आपके फाइल्स को एक्सेस नहीं देता है, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो आपका अपना डेटा है उस पर भी ये हक जमाता है। होल्डिंग द डेटा एज हॉस्टेज, तो ये आपके डेटा को एज अ हॉस्टेज रखता है, आपकी कंप्यूटर सिस्टम को अटैक करता है। उसके बाद जो डेटा होता है आपका, ये आपको कहता है कि ये डेटा जनाब मेरे पास है, मैं तब तक आप नहीं दूंगा जब तक कि जो है आप मुझे पे नहीं करेंगे इसके लिए। ठीक है, इसकी कुछ डिमांड्स रहते हैं। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में जो बड़े बड़े विलन्स होते हैं वो किसी अमीर शख्स के बच्चे को लेके जाते हैं, फिर उसको डिमांड करते हैं कि जनाब आपने इतने पैसे देना है, एक खोखा पैसा देना है, ये एक पेटी पैसा चाहिए हमें, तो उसके बाद ही हम आपके बच्चे को रिलीज़ करते हैं। सेम यही होता है रैनसमवेयर में, कि आपके कंप्यूटर में जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, उनको हॉस्टेज रखा जाता है और आपसे डिमांड किया जाता है कि आपने रैनसम पे करना है। ठीक है, आपने पैसे देना है, तभी जाके हम आपके डेटा को जो है आपको वापस दे सकते हैं, तभी जाके हम आपके डेटा को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ये आपके डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं, यानी कि ये आपके डेटा को जो है कोडेड फॉर्म में रखते हैं ताकि आप उसको एक्सेस ना करें। अगर आप उनको पैसे दे देते हैं तो वो आपके डेटा को डिक्रिप्ट करते हैं। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको पैसे देने के बाद भी आपको अपना डेटा नहीं मिल सकता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कोविड लॉक, जो 2019 में आया था, ज़बरदस्त रैनसमवेयर है। रैनसमवेयर 2020 आया था एक। लॉकर गोगा हमारे पास एक रैनसमवेयर था। इसके अलावा हमारे पास रैनसमवेयर 2019 जिसकी वजह से $1 मिलियन का लॉस हुआ था। सबसे जो है अभी तक जो वर्स्ट इन हिस्ट्री माना जाता है वो है वानाक्राई, जो 2017 में आया था। इसकी वजह से जो है $4 बिलियन का लॉस हुआ था। यह है ऐसे मलेशिया सॉफ्टवेयर रैनसमवेयर की जिसकी वजह से आपके डेटा को हॉस्टेज रखा जाता है। उसके बाद आपके अपने डेटा के लिए ही आपको पैसा पे करना पड़ता है, तब जाके आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास स्पाईवेयर। ठीक है, स्पाई होता है ताकना, ठीक है ना, आपने सुना होगा वो ताकते रहते तुझे सांझ सवेरे। बिल्कुल, ये आपके जो है डेटा को कुछ नहीं करता, बस ताकता रहता है। क्या होता है स्पाईवेयर? मॉलवेयर दैट फंक्शंस बाय स्पाइंग ऑन योर यूजर एक्टिविटी विदाउट नॉलेज। तो ये क्या करता है, आपके नॉलेज के बगैर ही जो कुछ आप काम करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, उस पर नज़र रखी जाती है। एग्जाम्पल, की स्ट्रोक्स, जो भी आप टाइप करते हैं उसको जो है उस पर नज़र रखी जाती है, क्या क्या आपने जो है कौन कौन से की स्ट्रोक इस्तेमाल किए हैं। डेटा हार्वेस्टिंग, यानी कि आपके अकाउंट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, आपके लॉगिन्स, फाइनेंशियल डेटा वगैरह के रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन जो है उस पर नज़र रखता है। कैसा होता है, अक्सर देखिए क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है, कभी कभी आप इस कंप्यूटर को जो है ऐसे ही ओपन छोड़ के कहीं चले जाते हैं, तो कोई जो आपके नज़दीकी शख्स होगा जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो आपके कंप्यूटर पे जाता है और आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर की लॉगर जो है इंस्टॉल कर देता है। जब आप वापस आते हैं, आपको नहीं पता होता है कि मेरे कंप्यूटर सिस्टम में बैकग्राउंड में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है। तो यहाँ पे आप जो है अपनी बिना खौफ अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कोई चीज़ टाइप करते हैं, अपने अकाउंट में जो है लॉगिन करते हैं, उसको वो सारी इन्फॉर्मेशन वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है। जब आप वहाँ से निकल जाते हैं तो वो या तो रिमोटली उसको एक्सेस कर सकता है, जहाँ पे जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो उसको मिल सकती है। इसलिए ज़रूरी ये है कि जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करें, अपनी कंप्यूटर सिस्टम को छोड़ने से पहले उसको लॉक करें बाज़ाब्ता तौर पर, ताकि कोई उसको एक्सेस ना कर पाए। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जेड-लॉब है हमारे पास एक एग्जाम्पल, जो की स्ट्रोक्स, यानी कि जब भी आप पासवर्ड वगैरह टाइप करते हैं तो वो आपकी की स्ट्रोक्स को जो है उनको स्टोर करता है। उसके बाद हमारे पास गैटर है, ठीक है, ये वेब सर्फिंग जो आप करते हैं उस पर नज़र रखता है। उसके बाद कूल वेब सर्च, ठीक है, ये भी आपको जो है आपके सिस्टम पे जो है जो भी आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह जो है उस पर जो भी आप सर्फ करते हैं उसके रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन रखता है। इसमें कुछ टाइप्स है, जैसे इसमें एक एडवेयर है, हमारे पास एक स्पाईवेयर। एडवेयर मलेशिया सॉफ्टवेयर है जो अक्सर फ्री सॉफ्टवेयर्स के साथ आता है। इट इज़ ऑफन बंडल विद फ्री सॉफ्टवेयर्स। आपको इसके साथ फ्री सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं या शेयरवेयर्स वगैरह मिलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। तो जब आप उनको इंस्टॉल करते हैं, ये या तो आपके सिस्टम पे ये जो है पॉपअप्स वगैरह आ जाएंगे या एडवर्टीज वगैरह आ जाएंगे, और उसके बाद जो है
आप जब इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपके सिस्टम पे स्पाईवेयर्स वगैरह जो है इंस्टॉल होते हैं। वो आपके इन्फॉर्मेशन, हर एक इन्फॉर्मेशन को जो है दूसरे तक, जो जिसने वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल किया है उस तक पहुँचा दी जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो है चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया है। उसमें ये भी कुछ कोई कहीं ना कहीं तक ये भी रीज़न था कि वहाँ पे जो है वो स्पाई करते थे आपके कंप्यूटर सिस्टम वगैरह को। जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में डेटा होता था तो वो डेटे पे नज़र रखी जाती थी, इसलिए उनको बैन किया गया है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास एपीच या डिस्कार्ड है हमारे पास इसकी एग्जांपल। दूसरा है हमारे पास कीबोर्ड लॉगर्स या की लॉगर जिसको हम कहते हैं, सॉफ्टवेयर that are downloaded on purpose by someone who wants to monitor activity on your particular computer। जो मैं अभी आप थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि कोई भी शख्स जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम पे की लॉगर जो है इंस्टॉल कर सकता है। जो ही आप उधर इधर जाएंगे तो वो देखेगा कि आपने पासवर्ड जो वगैरह जो इसमें जो है टाइप किया हुआ है उसको वो सारे की स्ट्रोक्स मिल जाएंगे कि क्या क्या पासवर्ड आपने एंटर किया है। तो ये इस्तेमाल किया जाता है जो आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है, आपकी टाइपिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है कीबोर्ड के थ्रू। इसकी एग्जांपल है हमारे पास किड की लॉगर या फिर इलाइट विंडोज़ की लॉगर। ये हमारे पास कुछ की लॉगर्स है जो आपके जो चीज़ें आप टाइप करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास रूट किट। रूट किट क्या होता है? एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आपके कंप्यूटर सिस्टम पे अनऑथराइज्डली, यानी कि आपको ऑथराइजेशन नहीं है, अनऑथराइज्डली दूर से रह के आपके सिस्टम पे एक्सेस कर सकें। ये एक तरह का हमारे पास की लॉगर की ही तरह है जो आपके सिस्टम को दूर से रह के आपके सिस्टम पे जो है एक्सेस जमाता है। उसके बाद आपके सिस्टम को जो है आपकी सिस्टम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, चोरी की जा रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रूट किट मलेशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास की लॉगर्स या फिर पासवर्ड स्टीलर जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि की लॉगर्स में। इसके बाद बैंकिंग क्रेडेंशियल स्टीलर्स वगैरह। ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के रूट किट मलेशियस सॉफ्टवेयर्स रहते हैं। इसके बाद है हमारे पास रोगवेयर या फिर रोग सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं, या फिर इसको हम स्केयरवेयर भी कोई कहते हैं। ये एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है जो आपको मिसलीड करता है। इस तरह मिसलीड करता है कि आप भरोसा करते हैं कि आपको भरोसा देता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस है। आपने देखा होगा कभी कभी आपके कंप्यूटर सिस्टम पे एक जो है पॉपअप आ जाता है, डेंजर देयर इज़ अ वायरस ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं ना, तो वो उसको हम कहते हैं रोगवेयर। आपको डराया जाता है, आपको मिसलीड किया जाता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस है, आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। जो ही आप उस पर क्लिक करते हैं, उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, और लेकिन वो कंप्यूटर सिस्टम वो एंटीवायरस होता नहीं है, उससे क्या वो एक फेक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो कन्विंस देम टू पे फॉर फेक मालवेयर रिमूवल टूल दैट एक्चुअली इंस्टॉल्स मालवेयर। कभी कभी ये भी होता है कि आपको जो थ्रेट मिला है, आपको जो आपके सामने जो डेंजर साइन दिखाई गई कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस है, उसके लिए आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना होगा, आपको इतना पे करना होगा। जब आपने पे भी किया, लेकिन पे आपने किसके लिए किया? उन्होंने आपके सिस्टम पे एंटीवायरस नहीं इंस्टॉल किया, बल्कि एक मॉलवेयर, एक मलेशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल किया है। इसकी एग्जाम्पल्स है हमारे पास एंटीवायरस मास्टर और फिर स्पाई मार्शल। इसके एग्जाम्पल्स है रोगवेयर या रोग सॉफ्टवेयर, या फिर इसको हम कभी कभी स्केयरवेयर भी कहते हैं क्योंकि आपको डराता है। इसके बाद है मालवर्टाइजिंग यूज ऑफ लिजिटिमेट एड्स और एड नेटवर्क्स। लिजिटिमेट एड्स या एड नेटवर्क्स जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है टू कोवर्टली डिलीवर मालवेयर फॉर टू अनसस्पेक्टिंग यूजर्स ड्राइव बाय डाउनलोड। यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये लिजिटिमेट एड्स मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको फ्लिपकार्ट का ऐड मिला, अमेजन का ऐड मिला, ये तो आपके पास लिजिटिमेट एड्स है, लेकिन इनके थ्रू ही चोरी से, ठीक है, आपके सिस्टम पे मॉलवेयर इंस्टॉल किया जाता है और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जाता है। उसको हम कहते हैं मालवर्टाइजिंग। यानी कि एडवर्टाइज जो है, आपको लेजिटिमेट एडवर्टाइज मिलता है, लेकिन एडवर्टाइजिंग की आड़ में आपके सिस्टम में मॉलवेयर इंस्टॉल किया जाता है, उसको हम कहते हैं मालवर्टाइजिंग। इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास वीडियो एड्स वगैरह आ जाते हैं, या फिर एनिमेशन एड्स वगैरह आ जाते हैं। उनके थ्रू आपकी सिस्टम को जो है आपके सिस्टम को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। इसके बाद है हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शन।
क्या होता है एसक्यूएल? एसक्यूएल होता है हमारे पास सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। तो सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज जो है हमारे पास, ये यूज़ होता है डेटाबेस को हैंडल करने। आपने देखा होगा आपके अगर जेके बैंक का जो आपके पास एमपे वगैरह होगा तो ये आपके पास यूज़र एंड है, लेकिन बैकग्राउंड में देखिए इतने कस्टमर्स का डेटा रहता है हमारे पास डेटाबेस में। तो ये डेटाबेस को अगर नुकसान पहुंच जाएगा, देख लीजिए कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है बैंक का। इसके लिए कभी कभी इसमें भी कभी कभी नुकसान हो जाता है, कभी कभी इसी डेटा बेस को जो है नुकसान पहुंच जाता है। कंट्रोल्स एंड स्टील्स डेटा फ्रॉम डेटाबेस, ये जो डेटाबेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का है, अगर कोई भी अटैकर इस डेटाबेस पे अटैक करता है उसको हम कहते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू एक क्वेरी जो है, कुछ क्वेरीज वगैरह बनाते हैं वो, और आपके डेटाबेस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्शन या एसक्यूएल इंजेक्शन। और कुछ हमारे पास है कुछ साइबर अटैक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे भी गई हैं। सबसे जो सरफरिस्त है वो है फिशिंग। क्या होता है फिशिंग? ईमेल्स दैट अपीयर फ्रॉम लेजिटिमेट कंपनी आस्किंग फॉर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। देखिए कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। आपके ईमेल, आपके जो है जीमेल अकाउंट में एक ईमेल आ जाता है, रीसेट योर पासवर्ड, रीसेट योर पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आपको जेके बैंक का लोगो दिया गया है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जेके बैंक का लोगो दिया गया है बाज़ाब्ता तौर पर, और आपको लग भी रहा है कि ये जेके बैंक की वेबसाइट है। आपने इसको ओपन किया तो वहाँ पे एक वेबसाइट आई www.jkbank, ये BANK नहीं होगा, जे होगा JKBAN.com। ठीक है, आपने ज़्यादा जो है सोचा नहीं, JKBank.com नहीं था, ये JKBAN.com था, BAN.com। ठीक है, आपको लगा ये JKBank.com है। ठीक है, जब आपने इसको ओपन किया आपको बिल्कुल इसी तरह से इंटरफेस दिया जाएगा जिस तरह से आपको जेके बैंक की तरह इंटरफेस दिया जाता है। जब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ आपने अपने पासवर्ड को रिसेट करना है क्योंकि आपका पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो गया है, तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स देते हैं, आपको अपनी कार्ड डिटेल्स देनी पड़ती हैं, आपको CVV नंबर देना पड़ता है, एक्सपायरी डेट देना पड़ता है। उसके बाद आपके नंबर पे OTP आ जाएगा, आपका रजिस्टर्ड नंबर बताना है आपको, आपके नंबर पे OTP आ जाएगा। सारी डिटेल्स आपने खुद यहाँ पे भर दी। तो जब आपने सारी डिटेल्स भर दी, इनके पास आपकी सारी डिटेल्स आ गई, इसके बाद ये आपके अकाउंट को खाली कर सकते हैं। याद रखें, ये फिशिंग टेक्निक जो है ये आपको एक लिजिटिमेट वेबसाइट या लिजिटिमेट कंपनी की ही तरह आपके सामने आ जाएगी और आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जान लीजिए, जब भी आपने कोई जो है कोई बैंक वगैरह की वेबसाइट खोलनी है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट वगैरह खोलनी है, बेहतर रहता है कि आप वेबसाइट लें और उसको अपने ब्राउज़र में हिट करें, ना कि ईमेल से ले, ना कि जो आपके मैसेजेस में आता है, व्हाट्सएप वगैरह पे आता है, उनको ओपन करने की कोशिश ना करें, उनके थ्रू ना जाएं, बल्कि आप होम पेज के थ्रू यानी कि वेबसाइट खुद टाइप करें, उसके बाद हिट करें वेबसाइट को, और उसके बाद जो है आपको डेटा वगैरह जो चाहिए वो आप दे सकते हैं। और ज़्यादातर जो आपके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको ये जो पासवर्ड वगैरह जो है इसके लिए आपको ईमेल्स वगैरह नहीं भेजते हैं। ये हमारे पास फिशिंग टेक्निक्स, ये फिशिंग टेक्निक्स आपको याद रहा कि इसमें आपको सिमिलर जिस तरह हमारे पास लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन है उसी ऑर्गेनाइजेशन की तरह आपको इंटरफेस दिया जाएगा जहां पे आप अपनी डिटेल्स देते हैं, लेकिन वो लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है बल्कि वो हैकर्स होते हैं जो आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। इसको हम कहते हैं फिशिंग। दूसरा है हमारे पास मैन इन द मिडल। मैन इन द मिडल क्या होता है? यहाँ पे ये दो लोग हैं, ये एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, तो एक शख्स होता है जो इनकी कन्वर्सेशन सुन लेता है, यहाँ पे जो है बीच में इंटरसेप्ट करके इनकी कॉम्बिनेशन को सुन लेता है। इसको हम कहते हैं मैन इन द मिडल। यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ जो है कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती है, लेकिन तीसरी कंपनी जो इनकी कंपटीटर है वो इनकी कन्वर्सेशन को इंटरसेप्ट करते हैं और इनकी कन्वर्सेशन को सुनते हैं। कोई भी जो है छेड़छाड़ नहीं करता बल्कि खाली इनसे इनकी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। इसको कहते हैं मैन इन द मिडल। देखिए यहाँ पे मैंने बताया है आपको, इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू स्टील डेटा। ये दो इंडिविजुअल्स के दरमियान हो सकता है, दो ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान हो सकता है, और जब कोई शख्स इनकी इन्फॉर्मेशन को सुनता है, चोरी से स्टील करता है इनकी इन्फॉर्मेशन को, उसको हम कहते हैं मैन इन द मिडल। इसकी एग्जांपल, इसको कभी कभी स्पूफिंग भी कहते हैं, इसको कभी कभी स्नूपिंग भी कहते हैं, इसको कभी कभी स्निफिंग भी कहते हैं, इसी को कभी कभी ईयर ड्रॉपिंग भी कहते हैं। याद रखिए तीनों चीज़ें, इसको कभी कभी स्नूपिंग कहते हैं, कभी स्निफिंग कहते हैं,
कभी इसको ईव ड्रॉपिंग भी कहते हैं। तीनों चीज़ें याद रखें। मैन इन द मिडल अटैक जो होता है, जो आपकी डेटा को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसको स्टील किया जा रहा है। इसके बाद होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसके जो है, इसको मान लीजिए अमेजन है, ठीक है, अमेजन कंपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो अमेजन कंपनी जो है, इनके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इनको ये जो है, जो इनके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, ऑनलाइन सेल्स वगैरह जो करते हैं, इनका पीक पे चल रहा है। दूसरी कंपनी नई नई स्टार्ट हो गई है, तो वो अभी उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि इनके नेटवर्क में कोई छेड़छाड़ कर देती है, ताकि इनके जो कस्टमर्स हैं वो इनके सर्विसेज को एक्सेस ना कर पाए। उसको हम कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। Cyber criminals prevented a computer system from fulfilling the legitimate requests by overloading the network and server with huge traffic। ठीक है, ये जो अमेजन की कंपनी है यहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा था, तो ये जो हमारे पास नई नई कंपनी है, ये या तो इसके नेटवर्क को इतना ह्यूज ट्रैफिक, खामखा जो फेक ट्रैफिक इस पे नेटवर्क पे बढ़ा देते हैं, ताकि इनका जो नेटवर्क क्रैश हो जाए, और जो लेजिटिमेट यूजर्स है, जिनको चाहिए, जो खरीदना चाहते हैं कुछ, उनको मौका नहीं मिलता है खरीदने का, क्योंकि ट्रैफिक हैवी होता है, ये वेबसाइट ओपन ही नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से डिनाइल ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जो है वो किया जा रहा है, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ, या फिर एक हैकर के थ्रू भी हो सकता है। किसी कंपनी के साथ अगर उसकी चिट होगी तो वो भी ये चीज़ें कर सकता है, यानी कि खामखा बेवजह का ट्रैफिक बढ़ा देना है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट वगैरह पे, ताकि वहाँ पे जो लेजिटिमेट रिक्वेस्ट्स होंगे वो फुलफिल ना हो जाए। इसके बाद आता है हमारे पास स्पूफिंग या फिर मैस्कुरेडिंग। स्पूफिंग या मैस्कुरेडिंग क्या होता है? Scam in which criminals attempt to obtain someone's personal information by pretending to be legitimate business, neighbor, some innocent party। यहाँ पे क्या होता है, आपको जो है किसी की तरफ से मैसेज आ जाएगी, जो आपको लगता है कि legitimate बिजनेसमैन है, या फिर मेरा नेबर है, या फिर कोई इनोसेंट पार्टी है, तो यहाँ से आपसे जो है इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जो हैकर्स हैं, बहुत बार मेरे पास ये भी मैसेज आई फेसबुक पे कि आपका कोई शख्स होता है, उसके दोस्त के नाम, जो उसका क्लोज फ्रेंड होता है, जिसके साथ वो ज़्यादा कनेक्टेड रहता है, उसके दोस्त के नाम पे कोई अकाउंट बना देता है कोई हैकर, और उससे कहता है कि जनाब मुझे पैसे चाहिए या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसको लगता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरे दोस्त का फेसबुक अकाउंट है, और वो इसको अपनी इन्फॉर्मेशन दे देता है या इसको पैसे बेच देता है। लेकिन जब वो फिर उस इन पर्सन मिल जाता है, तो वो उस दोस्त से इनकार कर देता है पैसे लेने से, कि मैंने जनाब पैसे नहीं लिए। हकीकत भी वही होती है, लेकिन ये फेक अकाउंट्स बना के जो है, इसको एक जो जिसे हम कहते हैं कि एक डायलेमा दिया जाता है कि आपका ये दोस्त ही है, लेकिन ये इसका दोस्त नहीं होता है, बल्कि ये कोई और होता है। इसको कहते हैं स्पूफिंग अटैक, या फिर इसको कभी कभी मैस्कुरेडिंग अटैक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो अटैकर होता है वो आपका नेबर बन के आता है, या फिर कोई इनोसेंट पार्टी बन के आती है, या फिर कोई लीजिटिमेट बिजनेस टाइकून बन के आता है और आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेता है। इससे भी हमें जो है इसमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद आते हैं हमारे पास सलामी टेक्निक। बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है, जिसके रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ पिछले कुछ सालों में चल रही थी कि सलामी टेक्निक जो है बहुत सारे बैंक्स जो है ऑप्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी जो रकम है आपके अकाउंट से डिडक्ट की जाती है, ये बहुत बड़ी रकम बन जाती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, डिडक्टिंग ऑफ नेग्लिजिबल अमाउंट फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, उसके मान लीजिए 1 लाख कस्टमर्स है, ठीक है। कभी कभी चोरी से वो हर एक कस्टमर्स के अकाउंट से 1 रुपये चोरी करेंगे, ठीक है। 1 रुपये अगर चोरी होगी तो कस्टमर को पता भी नहीं चलता 1 रुपये का, ठीक है। आपने देखा होगा, कहाँ आप फिर उतना देखते हैं, आप जब एटीएम से डिडक्शन वगैरह करते हैं, ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, तो आप कहाँ फिर देखते हैं इसमें 1 रुपये कम हुआ या 2 रुपये, आप तो 10 रुपये तक नहीं देखते हैं, ठीक है। तो 1 रुपये अगर एक कस्टमर से कम हो जाता है, तो ये आपके पास 1 लाख रुपये बन जाता है। इसको कहते हैं सलामी टेक्निक, या कभी कभी इसको पेनी शेविंग भी कहते हैं।
ठीक है, यहाँ इसको कभी कभी पेनी स्लाइसिंग भी कहते हैं, पेनी शेविंग या पेनी स्लाइसिंग या फिर सलामी टेक्निक, उस टेक्निक को कहते हैं जहाँ पे आपके अकाउंट से नेग्लिजिबल अमाउंट जो है डिडक्ट की जाती है और बड़े ग्रुप में ये बहुत ह्यूज अमाउंट बन जाती है। ठीक है, ये थी हमारे पास कुछ मलेशियस सॉफ्टवेयर, कुछ मॉलवेयर जो आज हमने खत्म किए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वायरसेस एंड एंटीवायरसेस, जिसमें आपको मैं बता दूंगा कि हमारे पास किस किस तरह के वायरसेस और एंटीवायरसेस हैं, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि पिछले साल आपको जो है एफए में कौन से क्वेश्चन जो है आपको वायरसेस एंड एंटीवायरसेस में पूछे गए हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि कहीं पे हमें इंप्रूवमेंट वगैरह करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो VLW के बच्चे हैं, जो VLW के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके भी बार बार मैसेज आते हैं कि सर आप ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक को साथ लेके चलूँ, क्योंकि एफए के बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उनका जो स्टैट पोर्शन है उसको जल्द से जल्द रिवाइज करना चाहता हूँ। और ये जो कंप्यूटर के लेक्चर्स में जिसमें कुछ अपडेशन में लेके आता हूँ, ये मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अपने एफए के स्टूडेंट्स के लिए कि वो भी इन लेक्चर्स को देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपडेशन कहीं कहीं पे किसी किसी लेक्चर में मैं करता हूँ, तो वो अपडेशन आप मिस ना करें। ठीक है, यही से आप लोगों से इजाज़त ले देते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।